लंबी बहू की छोटी रसोई। अरे मम्मी क्या बना रही हो? बहुत बढ़िया महक आ रही है। पूड़ियाँ बना रही हूँ बेटा। अरे वाह मम्मी क्या खुशबू आ रही है, पूड़ियों की तो मज़ा ही आ गया। लाओ मम्मी मैं पूड़ी बेल देती हूँ, आप तल दो, जल्दी हो जाएंगी। नहीं रहने दे बहू। माँ लाओ तो बेल दो। जिसके बाद नंदिनी और सुजाता दोनों मिलकर पूड़ियाँ बेलकर तलने लगती हैं। वैसे हमारी रसोई कितनी ज़्यादा अच्छी है ना, है मम्मी जी? यहाँ तो खाना बनाने में दिक्कत होती ही नहीं है। हाँ बहू ये कम जगह में बनी है लेकिन वाकई बहुत स्पेशियस है। दोनों सास बहू ऐसे ही बातें करते हुए खाना बनाती हैं। रात को पूरा परिवार साथ बैठकर खाना खाता है। खाने के बाद सभी अपने अपने कमरों में सोने चले जाते हैं और घर में शांति छा जाती है। अगली सुबह सुषमा अपने घर की छत पर खड़ी होकर कपड़े सुखा रही होती है। तभी उसकी नजर सुजाता और नंदिनी पर पड़ती है। अरे बहन जी कभी हमारे यहाँ भी चाय पीने के लिए आ जाया करो। जब देखो तब घर में ही सास बहू घुसी रहती हो, लगता है पड़ोस में कोई रहता ही नहीं है। अरे सुषमा बहन ऐसा नहीं है, घर के कामों में ही समय निकल जाता है। और क्या आंटी जी, हमारी मम्मी जी की तो रसोई से फुर्सत ही नहीं मिलती और मुझे इनके पीछे पीछे रहना पड़ता है। तो आज शाम को दोनों मेरे घर आ जाना, खूब बातें करेंगे और चाय पकौड़े भी खाएंगे। ठीक है बहन, आज शाम को जरूर आएंगे। शाम होते होते आसमान में काले बादल छा जाते हैं और तेज बारिश शुरू हो जाती है। सुजाता और नंदिनी अपने घर में बैठी बारिश देख रही होती हैं। चल बहू चलो सुषमा पड़ोसन के यहाँ चलते हैं, चाय बनाने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और ऊपर से पकौड़े भी मुफ्त मिल जाएंगे। अरे मम्मी जी आप भी ना, चलिए आज पड़ोसन के यहाँ चाय पकौड़े का आनंद लेते हैं। दोनों सास बहू बारिश से बचते हुए सुषमा के घर पहुंच जाती हैं। सुषमा दरवाजा खोलते ही दोनों का स्वागत करती है। आइए आइए बहन जी, आइए नंदिनी, हमारे घर पर आपका स्वागत है। आज तो आपने आखिर हमारे घर आने का समय निकाल ही लिया। अरे बहन बुलाया आपने था तो आना तो बनता था। सुषमा दोनों को हॉल में बैठाती है और खुद चाय बनाने के लिए रसोई में चली जाती है। मेरी तो कोई बहू है ही नहीं, मुझे खुद से ही सब कुछ करना पड़ता है। अगर बहू होती तो आज कम से कम चाय बनाने में ही हाथ बटा देती। सुजाता सुषमा को अकेले रसोई में काम करती देखती है और नंदिनी से मदद करने के लिए कहती है। नंदिनी जा बेटा रसोई में जाकर देखा, आंटी को किसी मदद की जरूरत तो नहीं है। जी मम्मी जी। नंदिनी रसोई में जाती है और वहाँ सुषमा को चाय बनाते हुए देखकर हैरान रह जाती है। अरे आंटी जी आपका प्लेटफॉर्म तो बहुत ऊंचा है। हाँ बेटा, ये तुम्हारे अंकल ने बनवाया था। उनकी हाइट लंबी है ना, इसीलिए उन्होंने अपनी हाइट के हिसाब से बनवा लिया था। अच्छा फिर आप इस पर काम कैसे करती हैं? मैं तो पायदान रखकर बना लेती हूँ बेटा। गांव में जब रहती थी तब भी ऊंची जगह पर काम करने की आदत थी। तो फिर आप हटिए आंटी जी, मैं चाय बना देती हूँ। अरे नहीं बेटा, तुम मेहमान हो, तुम क्यों काम करोगी? इसमें मेहमान वाली कौन सी बात है आंटी जी, मैं वैसे भी घर में रोज चाय बनाती ही हूँ। नंदिनी लकड़ी की पीढ़ी पर खड़ी हो जाती है और ऊंचे प्लेटफॉर्म पर चाय बनाने लगती है। अरे आंटी जी ये तो सच में बहुत ऊंचा है, यहाँ तो मुझे भी पूरा जोर लगाना पड़ रहा है। देखा बेटा, मैंने कहा था ना कि मेरे लिए ये रसोई थोड़ी मुश्किल है। अब समझ आया आंटी जी कि आप अकेले इतना काम कैसे कर लेती हैं। नंदिनी चाय बनाकर हॉल में ले आती है। तीनों महिलाएं बैठकर बातें करने लगती हैं। अरे सुषमा चाय तो बहुत अच्छी बनी है। चाय तो नंदिनी ने बनाई है बहन जी। मेरी बहू है ही ऐसी, जहाँ जाती है काम में हाथ बटा देती है। मम्मी जी बस भी कीजिए, अब मेरी तारीफ करके मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। तभी सुषमा को याद आता है कि उसने पकौड़े भी बनाने हैं। आप दोनों बैठिए, मैं अभी गर्मा गर्म पकौड़े लेकर आती हूँ। अरे आंटी जी रहने दीजिए, इतना सब करने की कोई जरूरत नहीं है। चाय के साथ पकौड़े नहीं होंगे तो आज की बारिश अधूरी रह जाएगी। सुषमा रसोई में जाती है और थोड़ी देर बाद गर्मा गर्म पकौड़े बनाकर ले आती है। मम्मी जी हम तो चुपके से सिर्फ चाय पीने आए थे और चाय बनाने की जिम्मेदारी भी मेरे ऊपर आ गई। अच्छा हुआ पकौड़े तो मुफ्त मिल गए। चुप कर बहू, आंटी ने सुन लिया तो मुफ्त वाले पकौड़े वापस ले लेंगी। अरे मैंने सब सुन लिया है, अब पकौड़े खाओ और मजे करो। अरे आंटी जी मैं तो मजाक कर रही थी। तीनों मिलकर चाय पकौड़ों का आनंद लेती हैं और बारिश देखते हुए खूब बातें करती हैं। कुछ देर बाद सुजाता और नंदिनी अपने घर लौट आती हैं। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन शाम को पूरा परिवार साथ बैठा होता है। तभी माधव राजीव की शादी की बात छेड़ देते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि अब राजीव की भी शादी कर दी जाए, लड़का भी बड़ा हो गया है। पापा इतनी जल्दी शादी कौन करता है?
अभी तो मैं अपनी नौकरी में थोड़ा और आगे बढ़ना चाहता हूँ। अरे बेटा, ज्यादा इंतजार करेगा तो बूढ़ा हो जाएगा, फिर कौन करेगा तेरे से शादी? पापा, मैं अभी इतना भी बूढ़ा नहीं हुआ हूँ। वैसे भी लंबी हाइट वाले लड़के जल्दी बूढ़े होते हैं। पापा, जब तक मुझे मेरी पसंद और मेरे हिसाब की लड़की नहीं मिलेगी तब तक मैं शादी नहीं करूंगा। भैया, आपकी हाइट देखकर तो लगता है कि आपको कोई नाटी लड़की ही मिलेगी जो आपकी तरफ देखने के लिए भी गर्दन ऊपर करे। रिचा, तू भी ना अपने भाई की टांग खींचने का कोई मौका नहीं छोड़ती। घर में सभी हंसने लगते हैं और राजीव भी मुस्कुराने लगता है। अगले दिन सुबह सुजाता रसोई में राजीव का टिफिन तैयार करके रख देती है। राजीव जैसे ही रसोई में प्रवेश करता है उसका सिर दरवाजे से टकरा जाता है। मम्मी, ये रसोई का दरवाजा इतना छोटा कौन रखता है? क्यों बेटा, तेरी हाइट के हिसाब से दरवाजा भी बड़ा करवा दूं क्या? मम्मी, कम से कम दरवाजा तो ऐसा रखवाओ कि आदमी सिर बचाकर अंदर आ सके। तेरी बीवी जब आएगी तो वो कैसे एडजस्ट करेगी? लंबी बीवी लेकर आएगा तो शायद दरवाजा ही तुड़वाना पड़ेगा। मम्मी, बीवी लंबी लाऊंगा, कबड्डी की खिलाड़ी थोड़ी ना लाऊंगा। राजीव अपना टिफिन उठाता है और ऑफिस के लिए निकल जाता है। कुछ दिनों बाद सुजाता एक बिचौलिए को घर बुलाती है। बिचौलिया कई लड़कियों की तस्वीरें दिखाता है, लेकिन राजीव और परिवार को कोई भी लड़की पसंद नहीं आती है। बहन जी, मैंने तो आपको कई अच्छे रिश्ते दिखाए हैं, अब इससे अच्छा रिश्ता मिलना थोड़ा मुश्किल है। गोपाल जी, हमें जल्दी नहीं है। राजीव को जो लड़की पसंद आएगी उसी से शादी करेंगे। ठीक है बहन जी, मैं और रिश्ते लेकर आता हूँ। कुछ दिन बाद राजीव के ऑफिस में तन्वी नाम की एक नई लड़की आती है। राजीव की सहकर्मी मानसी उसे तन्वी की तरफ देखते हुए देख लेती है और उसके पास आ जाती है। कब से देख रही हूँ तुम उसी लड़की को देखे जा रही हो, पसंद आ गई है क्या? हाँ मानसी, सच कहूँ तो मुझे वो पहली नजर में ही अच्छी लगी। तो फिर बात कर लो, ऐसे दूर से देखती रहोगी तो शादी कैसे होगी? तू उसकी इतनी जानकारी कैसे जानती है? ये मेरे भाई के दोस्त की बहन है, मेरे ही रेफरेंस से इसे यहाँ नौकरी मिली है। अच्छा, तेरे रेफरेंस से आई है? ये तो और भी बढ़िया हो गया। उसके घर वाले शादी के लिए बहुत पीछे पड़े हैं, इसलिए वो नौकरी कर रही है। अगर तुम्हें पसंद है तो बात कर लो, क्या पता उसे भी तुम पसंद आ जाओ। राजीव शर्माते हुए वहां से चला जाता है, लेकिन मानसी की बात उसके दिमाग में रह जाती है। लगता है ये ऑफिस अब मेरा शादी.com बनने वाला है। इसके बाद राजीव आए दिन तन्वी से बात करने का बहाना ढूंढता है। कभी कॉफी के लिए पूछता है तो कभी मैगी खाने के लिए। तन्वी, अगर तुम फ्री हो तो चलो कॉफी पीने चलते हैं। हाँ, आज तो मैं फ्री हूँ, लेकिन कॉफी आपकी तरफ से होगी? बिल्कुल, कॉफी मेरी तरफ से और अगली बार तुम्हारी तरफ से। धीरे धीरे दोनों साथ में कॉफी, नाश्ता और लंच करने लगते हैं। कुछ ही दिनों में दोनों की अच्छी दोस्ती हो जाती है। तन्वी, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। मैं तुमसे सिर्फ दोस्ती के लिए नहीं मिला था। तो फिर किस लिए? सच कहूँ तो मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मेरे मन में भी कुछ ऐसा ही है। मेरे घर वाले भी शादी के लिए मुझे बहुत परेशान कर रही हैं। तुम मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट हो। तुम्हारी हाइट भी 5.9 है और मेरी 6.1। हमारी जोड़ी कितनी अच्छी लगेगी। सच कह रहे हो, मुझे भी लगता है हमारी जोड़ी अच्छी रहेगी। राजीव तन्वी को शादी के लिए प्रपोज करता है और तन्वी भी शादी के लिए हाँ कर देती है। राजीव खुशी खुशी घर पहुंचता है और सीधे सुजाता के पास जाकर बैठ जाता है। मम्मी, बहू मिल गई। कहाँ मिल गई? ऑफिस में। इतनी जल्दी? तू ऑफिस जाता है या चक्कर चलाने जाता है? मम्मी, बस पसंद आ गई। अभी तक तो तेरे ऑफिस में कोई लड़की नहीं थी, अचानक से ये लड़की कहाँ से आ गई? अभी अभी आई है। मेरी सहकर्मी मानसी की दोस्त है। बहुत सुंदर है, समझदार है और बिल्कुल वैसी ही है जैसी लड़की मैं चाहता था। अच्छा, आप ऑफिस में नौकरी करने जाते हो या मैच मेकिंग करने? तू बड़ी दीदी को मत बताना, वरना मेरी क्लास लगा देगी। मम्मी जी, अगर राजीव को लड़की पसंद है तो हमें भी एक बार मिल लेना चाहिए। हाँ, पहले लड़की और उसके परिवार से मिल लेते हैं। सुजाता और माधव आपस में बात करके राजीव से तन्वी को अपने घर वालों से बात करने के लिए कहते हैं। तन्वी अपने माता पिता शांति और सुरेश से राजीव के बारे में बात करती है। दोनों बेटी की पसंद सुनकर शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। बेटा, अगर तुझे लड़का पसंद है और वो भी तुझसे शादी करना चाहता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है।
हमें बस इतना चाहिए कि वो तुम्हें हमेशा खुश रखे और तुम्हारा सम्मान करे। धन्यवाद माँ पापा, मुझे पता था आप मेरी बात समझेंगे। कुछ दिनों बाद तन्वी के माता पिता राजीव के घर रिश्ता लेकर पहुंचते हैं। पूरा परिवार खुशी से उनका स्वागत करता है। आइए पूरा घर देख लीजिए, किसी चीज की कोई कमी तो नहीं है ना? अरे नहीं बहन जी, ऐसी कोई बात नहीं है, घर बहुत अच्छा और साफ सुथरा है। तन्वी के माता पिता पूरा घर देखते हैं। उन्हें घर और परिवार काफी पसंद आता है, लेकिन वे रसोई में नहीं जाते। बहन जी एक बार रसोई भी देख लीजिए। अरे आंटी जी, रसोई देखने की क्या जरूरत है, सब ठीक है। रसोई तो हर घर में एक जैसी ही होती है, थोड़ा बहुत फर्क तो होता ही है। ठीक है बेटा, अगर तुम्हें कोई परेशानी नहीं है तो हमें भी कोई परेशानी नहीं है। दोनों परिवारों की सहमति से रिश्ता पक्का हो जाता है। कुछ दिनों बाद शादी का मुहूर्त निकाला जाता है और पूरे घर में तैयारियां शुरू हो जाती हैं। आखिरकार शादी का दिन आ ही जाता है। घर फूलों और रोशनी से सज जाता है और पूरे परिवार में खुशी का माहौल रहता है। राजीव और तन्वी की शादी बड़े ही धूमधाम से होती है। तन्वी, आज मुझे यकीन हो गया कि मेरी पसंद सच में सबसे अच्छी थी। और मुझे तो लगता है कि मैंने भी सही इंसान को चुना है। शादी के बाद तन्वी नई दुल्हन बनकर अपने ससुराल पहुंचती है। शादी के बाद तन्वी का धूमधाम से गृह प्रवेश होता है। घर की औरतें आरती उतारती हैं और नई बहू को देखकर पड़ोस की महिलाएं भी बातें करने लगती हैं। अरे बहन, दूल्हा तो पूरे 6 फुट 1 इंच का है और बहू भी कमाल की मिली है। बहू भी लगभग 5 फुट 9 इंच की है। बिल्कुल, भाई जैसा दूल्हा वैसे ही लंबी दुल्हन। दोनों साथ में खड़े होंगे तो पड़ोस की सारी बहुओं की हाइट छोटी लगने लगेगी। जोड़ी तो सच में बहुत सुंदर है। अब देखना, घर में लंबी बहू आई है तो काम भी लंबे लंबे करेगी। कुछ देर बाद तन्वी का गृह प्रवेश पूरा होता है और वो परिवार के सभी बड़ों का आशीर्वाद लेती है। अगले दिन उसकी पहली रसोई की रस्म होती है। तन्वी सजकर रसोई की तरफ बढ़ती है। जैसे ही वो दरवाजे से अंदर जाने लगती है, दरवाजा उसके माथे पर जोर से लग जाता है। ये क्या था? मेरा माथा तो लग गया। तन्वी संभल नहीं पाती और जमीन पर बैठ जाती है। तभी नंदिनी दौड़कर उसके पास आती है। देवरानी जी संभल कर, हमारी रसोई थोड़ी सी छोटी है। छोटी? दीदी ये छोटी नहीं, बहुत छोटी है। मैं तो अंदर जाते ही दरवाजे से टकरा गई। तभी सुजाता वहां आ जाती है और तन्वी को उठाकर रसोई दिखाती है। बहू, पुराना घर है, पुराने समय में दरवाजे भी छोटे बनाए जाते थे। अब तुम्हें थोड़ा झुककर चलने की आदत डालनी पड़ेगी। जी मम्मी जी, कोशिश करूंगी। तन्वी झुककर रसोई में प्रवेश करती है। अंदर पहुंचते ही वो चारों तरफ देखकर हैरान रह जाती है। मम्मी जी, इसमें तो चलने की जगह भी बहुत कम है। इतनी छोटी रसोई में आप लोग काम कैसे करते हैं? अरे देवरानी जी, हम 3 लोग तो यहाँ आराम से खाना बना लेते हैं। मैं, सासू माँ और रिचा। भाभी, आपको भी कुछ दिनों में आदत पड़ जाएगी। तन्वी पहली रसोई के लिए सामान निकालना शुरू करती है। सारे डिब्बे नीचे और छोटे छोटे कैबिनेट में रखे होते हैं। ये मसाले कहाँ रखे हैं? हर चीज नीचे ही क्यों रखी है? नीचे वाले डिब्बे में देखो ना देवरानी जी, सब मिल जाएगा। तन्वी बार बार झुककर सामान निकालती है। प्लेटफॉर्म भी उसकी कमर से काफी नीचे होता है, जिससे उसे लगातार झुककर काम करना पड़ता है। अरे बाप रे, यहाँ खड़े होकर खाना बनाना तो बहुत मुश्किल है। जैसे तैसे तन्वी खाना बनाती है। रसोई में सामान फैल जाता है और वो थक कर बाहर आती है। बहू, तुम्हारी मम्मी ने तो कहा था कि तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो। राजीव भी तुम्हारे हाथ के खाने की तो खूब तारीफ कर रहा था। हाँ बेटा, चलो आज तुम्हारे हाथ का खाना खाते हैं। सभी खाना खाते हैं, लेकिन खाना उम्मीद के मुताबिक स्वादिष्ट नहीं बनता। मम्मी, आज दाल में स्वाद थोड़ा कम है। पहली रसोई है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। मम्मी जी, नई रसोई है और इतनी छोटी भी है, इसी वजह से मेरा ध्यान ठीक से नहीं लग पाया। कोई बात नहीं बहू, कुछ दिनों में तुम्हें भी इसकी आदत पड़ जाएगी। अगले दिन नंदिनी सुबह तन्वी के पास आती है और अपना सिर पकड़कर बैठ जाती है। देवरानी जी, आज तुम खाना बना देना, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। हाँ दीदी, अब तो मैं आ गई हूँ ना, आप बिल्कुल चिंता मत करो। तन्वी रसोई में जाती है और डिब्बे ढूंढने लगती है। सामान इतने नीचे और तंग जगह में रखा होता है कि उसे बार बार झुकना पड़ता है। ये मसाले भी नहीं मिल रहे और ये डिब्बे भी इतने नीचे क्यों रखे हैं? वो ऊपर का कैबिनेट खोलती है तो उसका कोना सीधे उसके माथे पर लग जाता है। हे भगवान, जब देखो तब मुझे चोट ही लग रही है। यहाँ आने के बाद तो मेरी रसोई ही मेरी दुश्मन बन गई है। तन्वी किसी तरह खाना बनाना शुरू करती है। छोटी रसोई में काम करते करते पूरा प्लेटफॉर्म गंदा हो जाता है। हे भगवान, इतनी छोटी जगह में इतना सारा काम कैसे करूं?
वो जैसे तैसे खाना तैयार करके सबको परोसती है। सुजाता रसोई में जाती है और प्लेटफॉर्म देखकर हैरान हो जाती है। बहू, दाल में तो हल्दी कम दिखाई दे रही है और प्लेटफॉर्म पर ज्यादा दिखाई दे रही है। नमक मिर्च भी दाल में कम है और यहाँ ज्यादा गिरी हुई है। मम्मी जी, मैं बहुत कोशिश करती हूँ, लेकिन आपका प्लेटफॉर्म बहुत नीचे है और रसोई बहुत छोटी है। मुझे सच में काम करने में बहुत दिक्कत होती है। बहू, परेशान मत हो, धीरे धीरे तुम्हें सब समझ आ जाएगा। अगले दिन तन्वी सब्जी में तड़का लगा रही होती है। अचानक मिर्च का तेज झोंका उसकी तरफ आता है और उसे लगातार छींक आने लगती है। अरे, इतनी छोटी रसोई है कि सब्जी का छौंका जाए तो जाए कहाँ। परेशान होकर तन्वी बाहर आ जाती है और सुजाता के पास जाकर खड़ी हो जाती है। मम्मी जी, ये रसोई तो मेरे लिए एक्सीडेंट की जगह बन गई है। जब देखो तब मेरा एक्सीडेंट हो रहा है। छोटी बहू, तुम देखने में इतनी लंबी हो, भले ही रसोई छोटी हो, थोड़ा संभल कर रहा करो। पापा जी, मैं क्या करूं? रसोई ही इतनी छोटी है कि हर काम में परेशानी होती है। कुछ दिनों बाद शादीशुदा ननद काव्या का फोन आता है। वो कुछ दिनों के लिए मायके आने की बात करती है। भाभी, मैं कुछ दिनों के लिए मायके आ रही हूँ। बहुत दिन हो गए सबके साथ समय बिताए। बिल्कुल आओ दीदी, घर में रौनक हो जाएगी। काव्या मायके आती है और उम्मीद करती है कि कोई उसे चाय नाश्ता देगा, लेकिन घर के काम में व्यस्त तन्वी को कुछ देर लग जाती है। मामी, आपने तो कहा था कि छोटी बहू बहुत खातिरदारी करेगी। यहाँ तो उसने अभी तक मुझसे चाय पानी तक नहीं पूछा। अरे बेटी, नहीं है, घर के काम में लगी होगी। तन्वी तुरंत पानी और नाश्ता निकालने के लिए रसोई में जाती है। जल्दबाजी में नमकीन प्लेटफॉर्म पर फैल जाता है और पानी का गिलास हाथ से छूटकर जमीन पर गिर जाता है। अरे, ये क्या हो गया? भाभी, सिर्फ नाश्ता पानी निकालने में आपने रसोई का क्या हाल कर दिया? दीदी, रसोई बहुत छोटी है, नई बहू को अभी परेशानी हो रही है। हमारी रसोई तो कभी ऐसे नहीं रहती थी। जब से मैं आई हूँ रोज कोई ना कोई नई परेशानी देख रही हूँ। काव्या कुछ दिन रुकती है, लेकिन तन्वी को छोटी रसोई में बार बार परेशान होते देखकर उसका धैर्य जवाब देने लग जाता है। मम्मी, यहाँ रुकने का मेरा क्या ही फायदा? मुझे लगा था मायके आकर आराम करूंगी, लेकिन यहाँ भी खाना बनाना पड़ रहा है। अरे बेटी, ऐसा क्यों कह रही है? मम्मी, मैं वापस जा रही हूँ। मुझे यहाँ आकर भी आराम नहीं मिल रहा। काव्या अपना सामान पैक करती है और अपने ससुराल लौट जाती है। कुछ दिनों बाद ऋचा भी तन्वी की रसोई में जाने लगती है और उसे छोटी रसोई में परेशान देखकर मजाक करती है। भाभी, आप इंसान हो या डायनासोर? आप रसोई को इतना फैला देती हो कि चलने की जगह भी नहीं बचती। ऋचा, तुम 4 फुट 11 की हो और मैं 5 फुट 9 इंच की। इतना फर्क तो पड़ेगा ही ना। हाँ भाभी, ये बात भी सही है। दिन बीतते जाते हैं और तन्वी की परेशानी कम होने के बजाय बढ़ती जाती है। आखिरकार एक दिन वो राजीव से रसोई को बड़ा करवाने की बात करती है। राजीव, अगर हो सके तो रसोई को थोड़ा रेनोवेट करवा दो। बहुत परेशानी होती है, सामान फैल जाता है, गर्मी रहती है और प्लेटफॉर्म भी बहुत नीचे है। तन्वी, अभी शादी को ज्यादा समय नहीं हुआ है, खर्च बहुत हुआ है, अभी रेनोवेशन करवाना मुश्किल है। ठीक है, लेकिन जल्दी करवा देना। मैं ज्यादा दिन इस तरह नहीं रह पाऊंगी। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा, तब तक थोड़ा एडजस्ट कर लो, ठीक है। कुछ दिन और बीत जाते हैं। नंदनी धीरे धीरे घर का ज्यादातर काम तन्वी को सौंपने लगती है। देवरानी जी, मैं 7 साल से घर वालों की सेवा कर रही हूँ। अब तुम्हारी भी जिम्मेदारी है कि तुम घर संभालो। लेकिन दीदी, मैं भी तो सुबह से काम कर रही हूँ। जब बंटवारा होगा तो हिस्सा दोनों का होगा ना, फिर जिम्मेदारी भी दोनों की है। तन्वी कुछ नहीं कहती और चुपचाप रसोई में चली जाती है। रसोई में खिड़की तक नहीं होती जिससे अंदर हवा आ सके। इतनी गर्मियाँ, ऊपर से मिर्च मसाले और भाप, मैं तो यहाँ तंदूर बन जाऊंगी। तन्वी नाश्ता बनाकर बाहर आती है। ऋचा कुछ देर बाद खुद रसोई में जाकर नाश्ता बनाने लगती है। भाभी, आप बैठो, मैं भी थोड़ा काम कर लेती हूँ। नहीं ऋचा, तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं है। मेरी वजह से तुम्हें परेशान होना पड़ रहा है। भाभी, आप अकेली क्यों सब करेंगी? घर हम सबका है। ऋचा, मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से तुम्हें भी रसोई में काम करना पड़ रहा है। मैं सच में बहुत परेशान हूँ, लेकिन जानबूझकर ऐसा नहीं करती। भाभी, माफी किस बात की? आपकी परेशानी मैं समझ सकती हूँ। शायद हमें मिलकर इस छोटी रसोई का कोई बड़ा हल निकालना चाहिए। तन्वी ऋचा की बात सुनकर चुप हो जाती है। पहली बार उसे लगता है कि उसकी परेशानी को कोई सच में समझ रहा है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन घर के ज्यादातर काम का बोझ धीरे धीरे तन्वी पर ही आ जाता है। छोटी रसोई में हाथ पैर मारते मारते वो काफी परेशान रहने लगती है। एक दिन दोपहर में पड़ोसन सुषमा घर आती है। सुजाता उसे देखते खुशी से बैठने के लिए कहती है।
अरे बहन जी, आपकी बहू को आए इतने दिन हो गए, लेकिन आज तक बहू के हाथ की चाय तक नहीं पी। क्या बहू हमें पड़ोसी मानती ही नहीं है? अरे नहीं बहन, ऐसी कोई बात नहीं है। आओ आओ बैठो, आज तुम्हें बहू के हाथ की चाय नाश्ता जरूर करवाऊंगी। सुजाता तन्वी को आवाज लगाती है और चाय नाश्ता बनाने के लिए कहती है। तन्वी बेटा, जरा सुषमा बहन के लिए चाय और कुछ नाश्ता बना ला। जी मम्मी जी, अभी बनाती हूँ। तन्वी रसोई में जाती है, छोटी जगह में जल्दी जल्दी चाय और नाश्ता बनाकर बाहर ले आती है। अरे बहन जी, ये कैसी चाय है? चीनी तो बहुत कम है। अरे शायद आज ध्यान नहीं रहा होगा। तन्वी चुपचाप उनकी बातें सुनती रहती है। तभी नंदनी रसोई में जाती है और वहां का हाल देखकर उसका गुस्सा बढ़ जाता है। तन्वी, ये रसोई का क्या हाल बना रखा है तुमने? हर दिन पूरी रसोई बिखरी मिलती है। दीदी, मैं जानबूझकर थोड़ी फैलाती हूँ। इतनी छोटी जगह में काम करती हूँ, सामान निकालते समय इधर उधर हो जाता है। मानती हूँ कि तुम्हारी हाइट लंबी है और रसोई छोटी है, लेकिन थोड़ा तो एडजस्ट कर सकती हो। पूरी रसोई कौन फैला देता है? मैं रोज एडजस्ट ही तो कर रही हूँ दीदी, लेकिन जितना भी मैं संभालती हूँ उतना ही काम मुश्किल होता जाता है। तन्वी की बात सुनकर भी कोई उसकी परेशानी पूरी तरह नहीं समझ पाता। आखिरकार वो एक अलग तरीका निकालने का फैसला करती है। अगले दिन तन्वी गैस चूल्हा, कुछ बर्तन और जरूरी सामान लेकर आंगन में अपनी छोटी सी रसोई जमा लेती है। ऊपर से वो बारिश से बचने के लिए तिरपाल लगा देती है। अंदर की रसोई में रोज से टकराता है, कमर दुखती है और सांस लेने तक की जगह नहीं मिलती। शायद बाहर बनाऊंगी तो कम से कम खुली जगह मिलेगी। लेकिन बारिश का पानी तिरपाल के किनारों से टपककर गैस के पास पहुंचने लगता है। तन्वी फिर भी काम जारी रखती है। एक दिन तन्वी सब्जी बना रही होती है, तभी एक बंदर आता है और हल्दी का डब्बा उठाकर भाग जाता है। अरे अरे बंदर, मेरी हल्दी तो छोड़ दे। बंदर छत पर चढ़ जाता है और तन्वी खाली हाथ उसे देखती रह जाती है। वो बिना हल्दी के ही सब्जी बना देती है। अरे, आज सब्जी में हल्दी नहीं है, ये कैसी सब्जी बनाई है? पिताजी, शायद आज नई रेसिपी बनी है। ये तन्वी स्टाइल सब्जी है, आज हल्दी के बिना ही खाना पड़ेगा। सभी हंसते हैं, लेकिन तन्वी को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। मैं हल्दी डालना नहीं बोली थी, बंदर डिब्बा उठा कर ले गया था। अच्छा, अब समझ आया। अगले दिन तन्वी चाय बनाने लगती है। उसे नहीं पता होता कि बंदर ने शक्कर के डब्बे के साथ भी छेड़छाड़ कर दी थी। तन्वी चाय बनाकर सबको देती है। पहला घूंट लेते ही राजीव का चेहरा बदल जाता है। मम्मी, ये कैसी चाय है? इसमें चीनी की जगह नमक किसने डाल दिया? क्या? मैंने तो चीनी ही डाली थी। बहू, नमक वाली चाय कौन बनाता है? मम्मी जी, मैं सच कह रही हूँ, मैंने शक्कर के डिब्बे से ही चीनी निकाली थी। तन्वी तुरंत बाहर जाकर डिब्बा देखती है। उसमें चीनी की जगह नमक भरा होता है। मम्मी जी देखिए, इसमें नमक है, मैंने इसे बदला ही नहीं था। तभी सबको समझ आता है कि शायद बंदरों ने डिब्बे उलट पुलट कर दिए हैं। लेकिन तन्वी की परेशानी कम नहीं होती। आंगन में रोज कभी बंदर तो कभी कुत्ते आने लगते हैं। कभी खाना गिर जाता है तो कभी सामान गायब हो जाता है। एक दिन तन्वी बहुत मेहनत से पनीर पराठे, सब्जी और खीर बनाती है। वो मनी मन सोचती है कि आज पूरे परिवार को खुश कर देगी। आज सबको इतना अच्छा खाना खिलाऊंगी कि कोई मेरी रसोई की शिकायत नहीं करेगा। तभी तेज बारिश शुरू हो जाती है। बारिश के बीच एक मोर आंगन में आकर नाचने लगता है और उसके पंखों की हलचल से खाने की थालियां गिर जाती हैं। अरे, मेरा सारा खाना! खाने पर मिट्टी लग जाती है। तन्वी की घंटों की मेहनत एक बार फिर बर्बाद हो जाती है। आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? अंदर बनाऊं तो जगह नहीं, बाहर बनाऊं तो बारिश और जानवर पीछा नहीं छोड़ते। कुछ देर बाद ऋषभ घर के खर्चों का हिसाब देखकर परेशान हो जाता है। घर का खर्च बहुत बढ़ गया है। 30 दिन का राशन 15 दिन में खत्म हो रहा है। आखिर इतना खाना कैसे बन रहा है? क्या बताऊं ऋषभ, तन्वी से शायद सामान संभल नहीं रहा है। हाँ बेटा, कई बार खाना भी खराब हो जाता है। मैं खाना बर्बाद नहीं करती, बाहर रसोई में जानवर आ जाते हैं और बारिश में सब खराब हो जाता है। बात बढ़ने से पहले तन्वी चुप हो जाती है। वो अपना सामान वापस छोटी रसोई में ले जाती है। जो भी हो, अब मैं इसी रसोई में जैसे तैसे एडजस्ट करूंगी। बाहर की परेशानी से तो अच्छा है कि अंदर ही रहूं। इसके बाद तन्वी छोटी रसोई में लगातार मेहनत करती रहती है। कभी उसका हाथ चलता है तो कभी चेहरे पर तेल के छींटे पड़ते हैं। थोड़ा दर्द है तो क्या हुआ, घर का काम तो करना ही है। तेज बारिश के दिनों में रसोई और भी गर्म और घुटन भरी हो जाती है, लेकिन तन्वी हार नहीं मानती। एक रात तन्वी पूरे परिवार के लिए छोले भटूरे बनाती है। सब खाना खाकर सो जाते हैं, लेकिन रसोई की गैस पाइप में हल्का रिसाव शुरू हो चुका होता है।
रात भर गैस धीरे धीरे रसोई में फैलती रहती है। अगली सुबह सुजाता दूध गर्म करने के लिए रसोई में पहुंचती है। बहू, उठ गई हो तो दूध गर्म कर दे ना, वरना दूध फट जाएगा। जैसे ही सुजाता गैस जलाने वाली होती है, माधव पीछे से रसोई में पहुंच जाते हैं। रुको सुजाता, गैस की बहुत तेज गंध आ रही है। हे भगवान, मुझे तो ध्यान ही नहीं गया। कोई गैस मत जलाना, पहले सबको बाहर करो। माधव तुरंत रेगुलेटर बंद कर देते हैं और खिड़की दरवाजे खोल देते हैं। कुछ देर बाद गैस की गंध कम हो जाती है। अगर समय पर पता नहीं चलता तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। घर के सभी लोग सहम जाते हैं। कुछ देर के लिए सबकी नजरें तन्वी की ओर उठती हैं। पापा जी, इसमें मेरी गलती नहीं है। उस दिन गैस वाला आया था, उसने पाइप और रेगुलेटर चेक करने की बात कही थी, लेकिन मम्मी जी ने उसे ये कहकर भेज दिया था कि हमें इसकी जरूरत नहीं है। हाँ बहू, ये बात सच है, मैंने ही उसे मना कर दिया था। मुझे लगा था कि सब ठीक है। सुजाता को पहली बार एहसास होता है कि छोटी रसोई की परेशानी केवल तन्वी की शिकायत नहीं थी, वो सच में रोज मुश्किलों के बीच काम कर रही थी। बहू, मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हारी परेशानी को कभी ठीक से समझा ही नहीं। मुझे लगता था तुम बस रसोई फैलाती हो। मम्मी जी, मैं भी चाहती थी कि रसोई साफ रहे, लेकिन मेरी हाइट और इतनी छोटी रसोई की वजह से हर काम मुश्किल हो जाता था। तन्वी अपनी चोटें दिखाती है। उसके माथे पर पुरानी चोट का निशान, हाथ पर जलने का निशान और आंख के पास हल्की चोट होती है। देखिए मम्मी जी, मैंने कभी काम से बचने की कोशिश नहीं की, बस चाहती थी कि एक बार कोई मेरी परेशानी समझ ले। अब मैं समझ गई हूँ बहू, इतनी लंबी बहू को इतनी छोटी रसोई में रोज कितना झुकना पड़ता होगा। राजीव भी तन्वी की चोटें देखकर परेशान हो जाता है और उसके पास बैठ जाता है। तन्वी, मुझे माफ कर दो। तुमने कई बार रसोई के बारे में बताया, लेकिन मैंने भी तुम्हें सिर्फ एडजस्ट करने को कहा। मुझे आपसे शिकायत नहीं है, बस अब इस रसोई को थोड़ा ठीक करवा दीजिए। अब और एडजस्ट नहीं, मैं जल्द से जल्द रसोई का रेनोवेशन करवाऊंगा। बिल्कुल बेटा, रसोई ऐसी होनी चाहिए जिसमें घर की बहू आराम से काम कर सके। तन्वी, मुझे भी माफ कर देना। मैं तुम्हारी परेशानी समझने के बजाय हर बार रसोई फैलाने के लिए तुम्हें ही डांटती रही। दीदी, कोई बात नहीं, अब बस मिलकर रसोई ठीक करवा लेते हैं। अगले ही दिन राजीव मिस्त्री और डिजाइनर को बुलाता है। छोटी रसोई की दीवार का हिस्सा हटाकर उसे बड़ा करने की तैयारी शुरू हो जाती है। अब रसोई बिल्कुल जरूरत के हिसाब से बनेगी। बिल्कुल भाई, अब ऐसी रसोई बनवाएंगे जिससे काम करते समय घर की महिलाओं को एक पल के लिए भी असुविधा ना हो। मिस्त्री दीवार की नाप लेता है और डिजाइनर नई रसोई का नक्शा तैयार करता है। पुरानी दीवार का एक हिस्सा हटाकर रसोई को पहले से काफी बड़ा कर दिया जाता है। देखिए, यहाँ एल शेप प्लेटफॉर्म रहेगा। ओके, एक तरफ बड़ा प्लेटफॉर्म होगा जहाँ खाना बनाने और तैयारी करने की पर्याप्त जगह रहेगी, और दूसरी तरफ छोटा प्लेटफॉर्म रखिए ताकि जरूरत पड़ने पर वहाँ भी सामान रखा जा सके। हाँ बिल्कुल, नीचे छोटी छोटी ट्रॉलियाँ भी रहेंगी जिससे भारी बर्तन और रोजमर्रा का सामान आसानी से निकाला जा सके। तन्वी पास खड़ी होकर डिजाइन देखती रहती है। पहली बार उसकी आंखों में अपनी रसोई को लेकर खुशी दिखाई देती है। अगर यहाँ डिब्बे रखने की अलग जगह मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। हर बार मसाले ढूंढने में काफी समय चला जाता है। उसके लिए भी अलग स्पेस रहेगा, और प्लेटफॉर्म तन्वी की हाइट के हिसाब से रखना। धन्यवाद राजीव, मुझे नहीं लगा था कि मेरी छोटी सी परेशानी को आप इतना बड़ा समझेंगे। तुम्हारी परेशानी छोटी नहीं थी तन्वी, बस हम उसे समझ नहीं पाए थे। रसोई में वॉश बेसिन का एरिया भी पहले से बड़ा कर दिया जाता है। दीवारों पर ऐसा रंग करवाया जाता है जो आसानी से साफ हो सके और धुलने के बाद चमकने लगे। रोशनी के लिए नई लाइटें लगती हैं और हवा के लिए बड़ी खिड़की भी बनाई जाती है। अरे वाह, ये वही रसोई है जहाँ हमारी बहू रोज परेशान होती थी। अब तो पूरी तरह ये बदल गई है। सच में मम्मी जी, अब यहाँ 4 लोग भी खड़े होकर आराम से काम कर सकते हैं। अब मुझे सामान निकालने के लिए बार बार नीचे नहीं झुकना पड़ेगा। देखते ही देखते पूरी रसोई का रूपांतरण हो जाता है। छोटी और घुटन भरी रसोई अब बड़ी, साफ सुथरी और आधुनिक रसोई में बदल जाती है। राजीव और ऋषभ मिलकर रसोई में नया इंडक्शन भी लगवाते हैं। उसे गैस पाइपलाइन से जोड़ा जाता है ताकि पुराने सिलेंडर की परेशानी और गैस लीकेज का खतरा कम हो सके। अब रसोई में गैस की पाइप और सिलेंडर के कारण जगह भी कम नहीं होगी, काम भी आसान रहेगा और सुरक्षा का भी ध्यान रहेगा। बहुत अच्छा किया बेटा, रसोई जितनी सुंदर हो उतनी ही सुरक्षित भी होनी चाहिए। अब मुझे अपनी बहू को देखकर खुशी हो रही है। पहले मैं उसकी परेशानी को नखरा समझती थी, लेकिन आज समझ आया कि वो सच में बहुत मुश्किल से काम करती थी।
कुछ दिनों बाद नई रसोई पूरी तरह तैयार हो जाती है। तन्वी पहली बार नई रसोई में कदम रखने से पहले पूजा की थाली लेकर आती है। आज से मेरी रसोई की एक नई शुरुआत है। भगवान करे इस रसोई में हमेशा खुशियाँ और बरकत बनी रहे। तन्वी रसोई की पूजा करती है, फिर शुभ मानकर गैस पर दूध चढ़ाती है और थोड़ा सा दूध उबल कर बाहर आ जाता है। देखो बहू, दूध भी उबल कर बाहर आ गया। ये तो बहुत शुभ संकेत है। मम्मी जी, आज से इस रसोई में सिर्फ अच्छा खाना और अच्छी यादें बनेंगी। तन्वी नई रसोई में पहली बार आराम से खड़ी होकर खाना बनाना शुरू करती है। वो दाल, चावल, सब्जी, गर्मा गर्म रोटियां और खीर तैयार करती है। कुछ ही देर में खाने की खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। परिवार के सभी लोग खाने की मेज पर बैठ जाते हैं। तन्वी, आज तो खाने की खुशबू से ही लग रहा है कि बहुत कुछ अच्छा बना है। आज मैं पूरे मन से खाना बना पाई हूँ। न कमर दुखी, न सर टकराया और न सामान ढूंढने में परेशानी हुई। बहू, आज का खाना सच में बहुत स्वादिष्ट है। हर चीज में बिल्कुल सही स्वाद है। बहू, पहले मैं तुम्हें समझ नहीं पाई, लेकिन अब तुम्हारे हाथ का खाना खाकर समझ आ गया है कि परेशानी खाने में नहीं, उस छोटी रसोई में थी। बस आप लोग ऐसे ही मेरा साथ देते रहना। अब से मैं पूरे मन से घर के लिए अच्छा अच्छा खाना बनाऊंगी। इसके बाद तन्वी रोज नई रसोई में खुशी खुशी खाना बनाती है। घर का माहौल भी बदल जाता है और अब किसी को उसकी रसोई या खाने को लेकर शिकायत नहीं होती। जिस छोटी रसोई में तन्वी रोज चोट, गर्मी और परेशानी सहती थी, वही जगह पूरे परिवार की खुशियों का केंद्र बन चुकी थी। इस तरह लंबी बहू की छोटी रसोई की परेशानी खत्म होती है और वो रसोई हमेशा के लिए पूरे परिवार की खुशियों और प्यार से भर जाती है। बहू से सिर्फ घर संभालने की उम्मीद मत रखिए, उसकी मुश्किलों को भी समझिए। घर की रसोई छोटी हो सकती है, लेकिन बहू के लिए परिवार का प्यार, सम्मान और सहयोग हमेशा बड़ा होना चाहिए। आप इस पर क्या राय रखते हैं? कमेंट में जरूर बताइए।